हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल स्टडी 07 पर। मैं आपका अपना रवि धवन एक बार फिर से तैयार हूँ आपके सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की एक मैराथन क्लास लेकर। इसमें हम अपनी चारों किताबों का एक बार फास्टेस्ट रिवीजन करेंगे। मैं आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले आपकी लोकतांत्रिक राजनीतिक बुक का नंबर लिया है। आइए शुरू करते हैं। लोकतांत्रिक राजनीति, ठीक है। यह आपकी बुक 20 मार्क्स की है। सबसे पहले लोकतंत्र की परिभाषा किताब में कहीं नहीं दे रखी है पर एग्जाम में आ जाती है, ठीक है। आपने पढ़ रखी है। जनता के लिए जनता द्वारा शासन। लोकतंत्र कहलाता है। दूसरा अपना पॉइंट है संविधान। संविधान किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन नियमों की आवश्यकता होती है उनका संग्रहण ही संविधान कहलाता है। या हम कह सकते हैं संविधान ऐसा ग्रंथ है या संविधान ऐसी किताब है जिसमें किसी भी देश को चलाने के लिए जिन नियमों की आवश्यकता होती है उस किताब के अंदर होते हैं, ठीक है। आपसे संविधान की परिभाषा न पूछकर संविधान दिवस पूछा जा सकता है। संविधान दिवस ये मनाया जाता है हर बार 26 नवंबर को, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए संविधान बनने में कितना टाइम लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यह आपकी थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। अब अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। आपके पाठ नंबर 1 जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। इसके इंपॉर्टेंट मैं आपको 5 क्वेश्चन डिस्कस करके बता रहा हूं। सबसे पहले परिभाषा। सत्ता की साझेदारी कहते किसे हैं। साझेदारी का मतलब साझा। साझेदारी का मतलब साझा। सत्ता मतलब सरकार, तो हम कह सकते हैं सरकार का साझा। सरकार का साझा। सत्ता की साझेदारी का अर्थ है समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों में सत्ता को बांटना या उनको साथ में लेकर सत्ता को चलाना कहलाता है सत्ता की साझेदारी, ठीक है। दूसरा आपके पॉइंट है आवश्यकता। आवश्यकता दूसरा पॉइंट क्या है अपना आवश्यकता। सत्ता की साझेदारी की क्या आवश्यकता है। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता है जिससे कि कोई भी वर्ग अपने आप को उपेक्षित महसूस न करे, कमजोर महसूस न करे, किसी भी वर्ग को ऐसा महसूस ना हो कि हमारी अवहेलना हो रही है। सभी वर्ग समान रूप से अपने आप को लोकतंत्र का हिस्सा समझे, ठीक है। आपका तीसरा प्रश्न बनता है बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद। बहु का मतलब बहुत सारी संख्या। बहुत सारी संख्या। ध्यान रखना बच्चों, ये बहुसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यकवाद है, जिसका अर्थ है कि जिनकी जनसंख्या अधिक होती है वे समाज के फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं और यही अपने बहुसंख्यकवाद कहलाता है, ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा सरकार के अंग। सरकार के अंग ये आपको अगले चैप्टर में भी काम आएंगे। विधायिका आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, 1 नंबर का प्रश्न बनता है यहां से। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अंतिम आपका आधुनिक रूप में सत्ता की साझेदारी।
एक मार्कर चेंज कर लेता हूं। आधुनिक रूप में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, यहां हम दो वर्गीकरण पढ़ेंगे। थोड़ा ऊपर लिखते हैं। एक तो होगा क्षैतिज, एक होगा ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज आपका वितरण होगा तीन प्रकार से सरकार के अंगों में: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आपको अलग से ध्यान रखना है, ठीक है, कि क्षैतिज वितरण कैसे होगा, ऊर्ध्वाधर वितरण कैसे होगा। ये आपके दो प्रकार से: केंद्र सरकार, दूसरा आप कह दो राज्य या प्रांतीय सरकार। एक अपनी स्थानीय सरकार और होती है, और आपको मोस्टली दो ही पढ़ने हैं, केंद्र और राज्य सरकार। ठीक है, बस आपको यही ध्यान में रखना है। ये अपने पहले पार्ट का रिवीजन खत्म हो चुका है बच्चों। अब आपका दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है संघवाद। ठीक है, संघ का मतलब होता है ग्रुप, समूह। ठीक है, संघवाद की दो मीनिंग होती है: फेडरेशन और यूनियन। अपने इंडिया के संविधान के लिए यूनियन लागू है। ठीक है, अब देखते हैं संघवाद की परिभाषा। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शक्तियां केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच बटी होती है, संघवाद कहलाता है। दूसरा प्रश्न बनता है संघवाद की प्रमुख विशेषताएं। संघवाद की विशेषताएं: पहली, एक से अधिक स्तर की सरकारों का होना। एक से अधिक स्तर की सरकारों का होना। आपके दूसरा होगा सभी सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। तीसरा होगा किसी भी मामले में अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का होता है। ये मैंने आपके मोस्ट तीन रीजन लिख दिए। ठीक है, तीसरा रीजन एक से अधिक स्तर की सरकारों का होना, जो आपके राज्य सरकार, केंद्र सरकार और पंचायती राज, नगर पालिका, सभी सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। ठीक है, तीसरा है आपके किसी भी मामले में अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का होता है। अगर यदि कोई ऐसा विषय है जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार सहमत नहीं हो रही है या उनका कोई वाद विवाद है, तो उस स्थिति में अंतिम निर्णय किसका होता है? सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, तो अपना तीसरा पॉइंट देखते हैं, भारत में संघीय व्यवस्था। भारत में संघीय व्यवस्था।
भारत में मोस्टली अपने दो प्रकार की सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। परंतु इस ढांचे को सरल और सुगम बनाने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए तीसरा स्तर और जोड़ा गया है, वो है अपना पंचायती राज। पंचायती राज व नगर पालिकाएं। क्योंकि देखिए, देश का प्रधानमंत्री एक होता है, ठीक है, राज्य का मुख्यमंत्री एक होता है। देश भी छोटा सा नहीं होता, अपना राज्य भी छोटा सा नहीं होता। आपके मुख्यमंत्री भी एक एक घर में नहीं जा सकते, तो फिर आपके मुख्यमंत्री से नीचे जो अपने विधायक जी रहते हैं, सांसद जी रहते हैं, ठीक है, उनसे नीचे आपके सरपंच जी रहते हैं, प्रधान जी रहते हैं, फिर प्रत्येक वार्ड के लिए अपने वार्ड मेंबर होते हैं। तो वार्ड मेंबर आपकी समस्याएं सुने, अपने ग्राम सेवक को पहुंचाए, फिर सरपंच साहब के पास पहुंचे, फिर प्रधान जी के पास पहुंचे, ऐसे आपकी समस्याएं चलती रही और अंत में अपने राज्य सरकार के पास पहुंचे, और राज्य सरकार उन समस्याओं को केंद्र सरकार तक पहुंचाए और आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए। ऐसी अपने भारत में संघीय व्यवस्था। दूसरा आपको इसमें ध्यान रखना है, सबके अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं। सबके अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं। अब अधिकार क्षेत्र शब्द पूछा गया, अधिकार क्षेत्र क्या है, आप अधिकार क्षेत्र शब्द को कहां आप यूज में ले सकते हो? अधिकार, दूसरा पॉइंट है सभी सरकारों के अधिकार क्षेत्र होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका, सूचियां आपको ध्यान में रखनी है। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी आपकी समवर्ती सूची। संघ सूची, इसको आप केंद्र सूची भी कहते हो। इसमें आएंगे आपके सुरक्षा वाले मामले, ठीक है। दूसरा आएगा विदेशी मामले, आपका बैंकिंग आएगा और आपकी मुद्रा आएगी। ये बोर्ड में पूछा गया है मुद्रा, ठीक है, ध्यान में रखना आपको। राज्य सूची में आता है पुलिस, आपका व्यापार आता है और वन आते हैं। समवर्ती, जिसमें दोनों विषय होते हैं, इसमें आता है आपका शिक्षा, ये भी पूछा गया है, ठीक है। और आपके आते हैं गोद लेना, विवाह। अगर यदि इनसे अलावा कोई नया विषय जुड़ता है, जैसे अभी आपके कंप्यूटर है, पहले था नहीं, ठीक है, साइबर हैकिंग, साइबर सुरक्षा आप कह सकते हो, तो किसके पास जाएंगे? संघ सूची में जाएंगे, केंद्र सरकार के पास, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट प्रश्न है, जो अपनी तीसरे स्तर की सरकार को जोड़ते हैं, पंचायती राज, यही अपना क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण, ठीक है। इसी के साथ ही अपना दूसरा पार्ट खत्म होता है, ठीक है बच्चों। अब अपना तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। शुरू करते हैं आपका तीसरा पार्ट, जिसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, ठीक है। आपके पहला प्रश्न बन सकता है श्रम का लैंगिक विभाजन। श्रम का मतलब होता है मजदूरी, श्रम का मतलब मजदूरी या काम, लिंग के आधार पर।
आपने देखा है ज्यादातर घरों में महिलाएं घर का काम करती है और पुरुष घर के बाहर, जैसे कोई जॉब करना है, ठीक है, मजदूरी करनी है, वो सब काम करते हैं। यही अपने क्या कहलाता है, श्रम का लैंगिक विभाजन। श्रम का ऐसा विभाजन जिसमें महिलाएं घरेलू कार्य करती है, श्रम का लैंगिक विभाजन कहलाता है। दूसरा आपका पॉइंट है नारीवादी आंदोलन। नारी के अधिकारों के लिए किए गए आंदोलन आपके क्या कहलाते हैं, नारीवादी आंदोलन। ठीक है, आपका अगला पॉइंट है विभिन्न पहलुओं पर भेदभाव। नारी के साथ भेदभाव, सबसे पहला पॉइंट आप कहते हो साक्षरता के आधार पर। साक्षरता के आधार पर अभी अपनी स्थिति ठीक है। अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो जहां 50% के आसपास पुरुष साक्षरता थी, वहीं महिला साक्षरता 2% या 3% थी। ठीक है, दूसरा अपना पॉइंट है कम मेहनताना देना। या मजदूरी देना। आप लोगों ने देखा होगा समान कार्य, जो महिलाएं होती है वो खेतों में 7 से 8 घंटे काम करती है, फिर भी उनको 300 रुपये मिल रहे हैं, 200 रुपये मिल रहे हैं। वहीं पुरुष 7 से 8 घंटे काम करता है, उसको 500, 600, 800, 1000 रुपये मिलते हैं। यही रीजन है, ये एक प्रकार का भेदभाव ही है। ठीक है, अगला है कन्या भ्रूण हत्या। बेटी को गर्भ में ही मार देना। ये आपको मोस्टली 2-3 आपके पॉइंट याद में रखने हैं। अगला पॉइंट है पितृ प्रधान समाज। ऐसा समाज जिसमें पुरुष को प्रधान समझा जाता है। प्रधान मतलब मुख्य समझा जाता है, पितृ प्रधान समाज कहलाता है। अगला पॉइंट पढ़ना है आपको सांप्रदायिकता। आपने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगों का मतलब है किसी एक धर्म को श्रेष्ठ समझना, किसी एक धर्म को श्रेष्ठ समझना व अन्य धर्मों से घृणा करना। ठीक है, अपने धर्म को तो सभी श्रेष्ठ समझते हैं, पर साथ में अन्य धर्मों से घृणा करना, उनको नीचा समझना, उनको गलत समझना सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक धर्म को श्रेष्ठ समझना, व अन्य धर्मों से घृणा। अगला आपका पॉइंट है सांप्रदायिकता का रूप। एक धर्म को बढ़ावा दिया जाए तो सांप्रदायिकता होगी। सांप्रदायिक दंगे होंगे। एक मिनट बच्चों, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आपका तीसरा पॉइंट है अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा। ठीक है, अब आपका लास्ट पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता। किसी भी धर्म को बढ़ावा न देना क्या कहलाता है, धर्म निरपेक्षता।
अपना भारत धर्मनिरपेक्ष है। कैसा देश अपना भारत? धर्मनिरपेक्ष देश। सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्ष एक दूसरे के जस्ट विपरीत है। ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो आपको पहला पॉइंट लिखना है, संविधान किसी भी अपने राज्य को या किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। सॉरी, राज्य नहीं, धर्म आएगा। किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। दूसरा, सभी धर्मों को प्रचार प्रसार का अधिकार है। तीसरा, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, आप कोई सा भी धर्म आप अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हो। ठीक है। चौथा पॉइंट है, धार्मिक मामलों में सरकार या शासन का हस्तक्षेप। ठीक है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आपका चौथा पाठ, जिसका नाम है राजनीतिक दल। सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक दलों की परिभाषा। ऐसा समूह जो चुनाव लड़ता है तथा लोगों की इच्छाओं के अनुरूप विचार रखता है, राजनीतिक दल कहलाता है। राजनीतिक दलों की भूमिका, राजनीतिक दल शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल पक्ष एवं विपक्ष में रहते हैं। ठीक है। राजनीतिक दल देश की विभिन्न समस्याओं पर अपना विचार रखते हैं, विभिन्न समस्याओं को हल करते हैं। अगला अपना पॉइंट होगा राजनीतिक दलों की चुनौतियां। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। पहली चुनौती है वंशवाद। मान लीजिए कोई ए नाम का आपका मंत्री है, किसी भी नाम का मान लीजिए आप, तो आप देखना अगला मंत्री भी इसी के घर में से हो गया, इसके रिश्तेदारों में से होगा, रिश्तेदार। ठीक है। या इसकी जान पहचान का होगा। ये राजनीतिक दलों के सामने चुनौती है, क्योंकि मान लीजिए ये मंत्री तो योग्य है परंतु इसका रिश्तेदार अयोग्य है, फिर भी इसको टिकट देना पड़ेगा। ये राजनीतिक दलों की चुनौतियां होती है। दूसरी चुनौती है अपराधी तत्वों का बढ़ना। कुछ अपराधी तत्व होते हैं जो पार्टी फंड में पैसे देकर अयोग्य कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं। और आपको पता है अगर अयोग्य आदमी चुनाव लड़ रहा है तो उसके डिसीजन भी ऐसे होंगे जो लोगों को परेशान करेंगे, लोगों के हित में नहीं होंगे। ठीक है। आपका अगला पॉइंट है इसी में विकल्पहीनता। मतलब ऑप्शन की कमी। अभी आप जो ज्यादातर मंत्री या नेता देखेंगे उनकी उम्र होगी किसी की 70, किसी की 60, किसी की 50। तो विकल्पहीनता की कमी है। पीढ़ी दर पीढ़ी या वही बार बार चुनाव लड़ते हुए जा रहे हैं और वही जीत रहे हैं। ठीक है। अगला पॉइंट आपको राजनीतिक दलों को सुधारने के उपाय। पहला उपाय है आंतरिक चुनाव। ठीक है। आपका दूसरा उपाय है सख्त कानून। ठीक है।
योग्य उम्मीदवारों का चयन। सबसे अंतिम जो आपकी किताब में मेंशन है कि सरकार चुनाव का खर्चा उठाए ताकि गरीब लोग भी चुनाव लड़ सके, ये सुधारने के उपाय है। अगला है आपके प्रकार, यहां से जरूर आपका 1 नंबर का प्रश्न आएगा। एक होते हैं राष्ट्रीय दल, एक होते हैं क्षेत्रीय दल। जो एक विशेष क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं, मान लीजिए एक राज्य में लड़ लिया 2-3 राष्ट्रीय दल जो पूरे राष्ट्र में चुनाव लड़ते हैं। अब आपसे उदाहरण पूछा जाएगा विशेष क्षेत्र वाले, आपसे क्षेत्रीय दलों के उदाहरण नहीं पूछते, राष्ट्र में पूछते हैं। जैसे आप जानते हो कांग्रेस आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ठीक है, आपकी किताब में मेंशन कर रखे हैं 4-5, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आपको इनके चुनाव चिन्ह भी याद रखने हैं। 1 नंबर में ये वाला प्रश्न भी आता है, चुनाव चिन्ह, ठीक है। अब आपके ये छोटी छोटी 2 परिभाषाएं हैं, मैंने इनको नीचे लिख दिया है। दल बदल, चुनाव जीतने के बाद में, दूसरी पार्टी में चले जाना। शपथ पत्र एक प्रारूप होता है जिसको जो अपने चुनाव लड़ता है वो चुनाव आयोग को सौंपता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, शपथ पत्र। ये आपका चौथा पार्ट खत्म होता है। अब अपना लास्ट पार्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है, यार वीडियो बंद कर दीजिए। शुरू करते हैं आपकी इस किताब का अंतिम पार्ट जिसका नाम है लोकतंत्र के परिणाम। तो मैंने आपको पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले लोकतंत्र की परिभाषा बताई थी। एक बार फिर से परिभाषा देखते हैं। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। क्या कहलाता है, लोकतंत्र। जनता का, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जनता का ही शासन होता है। जनता के लिए, जनता के लिए ही होता है, जनता द्वारा शासन होता है, ठीक है। लोकतंत्र की विशेषताएं, प्रश्न आपसे घुमाकर ऐसे पूछा जा सकता है कि समझाइए कि लोकतंत्र बेहतर है। प्रश्न पूछा जा सकता है लोकतंत्र बेहतर क्यों है, लोकतंत्र जरूरी क्यों है। सबसे पहला आजादी, लोकतंत्र आपको आजादी देता है। दूसरा बोलने की स्वतंत्रता, तीसरा अधिकार क्षेत्र, चौथा सुरक्षा, जवाबदेही सरकार, अगर यदि आप ऐसे पॉइंट बना के लिखते हो तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, लोकतंत्र की विशेषताएं पढ़ ली हमने। लोकतंत्र आपको आजादी देता है, आपको बोलने की स्वतंत्रता देता है, ठीक है, आपको सुरक्षा देता है लोकतंत्र। अब अगला अपना पहला पॉइंट है उत्तरदायी सरकार। सरकार कोई भी निर्णय ले रही है वो आपके हित में लेगी, ठीक है। उत्तरदायी सरकार। जिम्मेदार सरकार,
उत्तरदायी जिम्मेदार अलग अलग है, ठीक है। जिम्मेदार का मतलब है लिया गया निर्णय जो भी होगा बदला जा सकता है यदि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो। सरकार आपके लिए जवाबदेही भी होगी। अंतिम आपका वैध सरकार, इसमें आपको लिखना है सभी वर्गों को समानता प्रदान करना। ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट में ये वाला पार्ट भी समझा दिया। इसी के साथ अपनी ये वाली बुक खत्म होती है, लोकतांत्रिक राजनीति। अब आपको इस बुक से कम इतना जरूर सीखना है कि आपका वोट एक योग्य नेता को, एक योग्य प्रतिनिधि को ही जाना चाहिए, ठीक है।